Hello learners, I am Dr. Usha Chahal, Assistant Professor of Commerce from Government PG College अम्बाला कैंट। इस वीडियो में हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू, अनरियलाइज्ड रेंट और डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 की बात करेंगे। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 3 है। सबसे पहले बात करते हैं एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 और हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो कि सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 आएगा। कोई ओनर या असेसी या इंडिविजुअल या एचयूएफ अपने घर मकान को रिहाइश के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है या किराए पर भी दे सकता है। इस पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि अगर ओनर पूरे फुल प्रीवियस ईयर के लिए उस घर मकान को, उस प्रॉपर्टी को सेल्फ रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल करता है तो सेक्शन अप्लाई होगा सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। इस केस में एनुअल वैल्यू उस हाउस प्रॉपर्टी की नील मानी जाएगी। बी पॉइंट है कि उस घर में इंडिविजुअल या असेसी उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, उसमें नहीं रह पाता, उसकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसका रोज़गार किसी और शहर में है या किसी और स्टेट में है तो वो उस घर में नहीं रह पाता तो वो अनऑक्यूपाइड हाउस होगा और सेक्शन जो है इसमें अप्लाई होगा सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। इस केस में भी एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी। नंबर 2 पॉइंट आता है कि ओनर कुछ अरसे के लिए प्रीवियस ईयर में कुछ टाइम के लिए उस घर में रहता है, निवास करता है और कुछ पीरियड के लिए वो लेट आउट कर देता है यानी किराए पर दे देता है मकान को। तो उस केस में जितने टाइम के लिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड करता है उसमें तो एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी, लेकिन जिस पीरियड के लिए वो उसको किराए पर देता है उसकी डिटर्मिनेशन हम या उसकी ट्रीटमेंट हम वैसे ही करेंगे जैसे ही हमने एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के अंडर की थी। तीसरी सिचुएशन आती है कि ओनर के पास 2 से अधिक हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं तो इस केस में भी उसकी चॉइस की कोई 2 हाउस प्रॉपर्टीज उसको सेल्फ रेजिडेंस के लिए दे दी जाएंगी। अन्य जो हाउस प्रॉपर्टीज हैं उनको डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। डीम्ड टू बी लेट आउट का मतलब है कि एक्चुअल में वो किराए पर नहीं दी गई हैं, लेकिन हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान के चल रहे हैं कि वो जो है वो लेट आउट कर दी गई हैं। अब यहाँ पर असेसी को वो सारे बेनिफिट्स प्राप्त होंगे, वो सारी डिडक्शंस क्लेम कर सकता है जो कि एक लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी पर दी जाती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 24A जो कि एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू की 30% होती है। अब अगर तो ये डीम टू बी लेट आउट है फिर तो उसको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। अगर जो घर उसने खुद की रिहाइश के लिए, खुद के निवास के लिए चूज़ किए हैं उसके ऊपर उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यहाँ से एक रूल याद कर लीजिए कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे वो डीम्ड टू बी लेट आउट है या एक्चुअल में लेट आउट है, वहाँ पर तो असेसी जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% के हिसाब से वो क्लेम कर सकता है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड या हाउस प्रॉपर्टी के लिए उसको कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्योंकि डीम टू बी लेट आउट है, एक्चुअल में वो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं की गई है तो अनरियलाइज्ड रेंट और वेकेंट हाउस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 2 है एक्चुअल रेंट भी अराइज नहीं हुआ क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट है, लेकिन एक्चुअल में वो लेट आउट नहीं किया तो एक्चुअल किराया मिलेगा नहीं तो क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। तीसरी बात है कि एक्सपेक्टेड रेंट जो है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानी जाएगी। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है कि हम किसी प्रॉपर्टी को कितने पर किराए पर दे सकते हैं। जैसे मैं सोच के चलती हूँ कि अगर मैं अपने घर को किराए पर दे दूँ तो मुझे कम से कम 10,000 रुपया मिलेगा, मुझे 12,000 मिल सकता है या इससे कम भी मिल सकता है, तो वो एक्सपेक्टेड रेंट है, नोशनल रेंट है, वो एक्चुअल रेंट नहीं है। तो इस केस में डीम टू बी लेट आउट में या तीसरी सिचुएशन में हम ये मान के चलते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट ही GAV होगा। फोर्थ पॉइंट है कि सेक्शन 24B की डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है, यानी अगर उसने घर मकान खरीदने के लिए लोन लिया हुआ है, यानी वो खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिन्यूअल के लिए, रिपेयर के लिए किसी तरह का लोन लेता है, उसके ऊपर जो ब्याज है उसकी वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 24B। फिफ्थ पॉइंट है कि ओनर या असेसी ऐसे घर का चयन करेंगे, सेल्फ रेजिडेंस के लिए ऐसे घर को चूज करेंगे जिसकी टैक्सेबल इनकम जो है मिनिमम हो। याद रखिए कि जिस हाउस की
टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कम होगी उसको वो सेल्फ रेजिडेंस के लिए जो है चूज़ करेगा। तो ये ऑप्शन जो है वो हर साल बदल भी सकता है, यानी कभी किसी घर को चूज़ कर लिया, कभी किसी घर को चूज़ कर लिया, लेकिन साल में वह कोई 2 हाउस प्रॉपर्टी उसकी चॉइस की सेल्फ रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, चूज़ कर सकता है, बाकियों को डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। डॉक्टर अंजलि हैज़ अ हाउस विच हैज़ 2 आइडेंटिकल यूनिट्स. One of the unit is self-occupied throughout the previous year and other units are let out throughout the previous year on a monthly rent of rupees 8,000. Municipal taxes for the complete house amounting to rupees 9,000 have been paid during the previous year. The construction of the house was completed on 5th September 2020. Determine the income from house property for the assessment year. अब हम यही हेडिंग बना लेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2 लिख लेंगे। एक यूनिट 1 जो है वो लेट आउट है, यूनिट 2 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यूनिट 1 में लेट आउट के केस में एक्चुअल रेंट हमें 8,000 मिल रहा है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट विल बी 96,000। और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में GAV जो है नील आएगी, जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस सिर्फ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के अलाउड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के जो रिगार्डिंग टैक्सेस अलाउड नहीं है, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी एसएससी को। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस सिर्फ हाफ जो है अलाउड होंगे, जो कि 9,000 का 50% आ जाएगा 4,500। अब जो है वैल्यू आएगी नेट एनुअल वैल्यू, या ये आ जाएगा डिफरेंस जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करेंगे तो 91,500 आएगा। और स्टैंडर्ड जो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A की हम इसमें देंगे, क्योंकि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, और जो कि नेट एनुअल वैल्यू का 30% दिया जाएगा, यानी 91,500 का जो है 30%, जो कि 27,450 आएगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगी। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 64,050 रुपीज़। सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं। डॉक्टर अंजलि हैज़ 2 house properties, both are self-occupied. Suggest which house should be opted by Dr. Anjali to be assessed as self-occupied so that her tax liability is minimum. The following are the particulars of the house. अब फेयर रेंट दिया हुआ है, हाउस 1 और हाउस 2 है। फेयर रेंट पहले घर का है 1,80,000, सेकेंड घर का है 1,90,000। म्यूनिसिपल वैल्यू जो है 1,70,000 है, 2,20,000 है। स्टैंडर्ड रेंट पहले केस में नील है, सेकेंड हाउस में जो है 1 लाख है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है 1 जनवरी 2018 है, एंड हाउस 2 की है 1 अक्टूबर 2018। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है फर्स्ट हाउस के 17,000 है और सेकेंड हाउस के 22,000 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन पूछी गई है कि कौन सा घर वो चूज़ करे ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो। तो यहाँ पे हम इन दोनों घर को क्या मान लेंगे, डीम टू बी लेट आउट, क्योंकि अगर हम इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो उसकी वैल्यू तो नील ही आएगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से घर से इनकम ज़्यादा आ रही है। तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि डीम टू बी लेट आउट। अब दोनों घरों को हम मान के चल रहे हैं कि वो लेट आउट है, लेकिन एक्चुअल में लेट आउट नहीं किए हैं, तो इसमें कंपैरिजन हम वैसे ही करेंगे, GAV हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन हम एक्चुअल रेंट के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा कि डीम टू बी लेट आउट में एक्सपेक्टेड रेंट ही GAV होगा, तो यहाँ पर फिर एक्सपेक्टेड रेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों में से जो भी अधिक है उसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ करेंगे। पहले हाउस में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ, तो फिर फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू में से जो भी अधिक है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1,80,000। सेकेंड हाउस के लिए स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, तो हम इनका कंपैरिजन करेंगे, जो कि हमारे पास पहले फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों में से जो भी अधिक है उसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ करेंगे, जो भी कम है वो हमारा आ जाएगा। तो हाउस 2 के केस में 1 लाख GAV आ जाएगा। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे। पहले घर में 17,000 का म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं और दूसरे घर के लिए 22,000 म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, वो डिडक्ट कर देंगे। एनुअल वैल्यू आ जाएगी 1,63,000 या 78,000। इसमें से ये जो एनुअल वैल्यू है ये नेट एनुअल वैल्यू है, कई बुक्स में इसको एनुअल वैल्यू लिखा गया है या नेट एनुअल वैल्यू लिखा गया है। तो याद रखिए GAV में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद या अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने के बाद जो भी रिजल्टेंट फिगर आएगी वो हमारी नेट एनुअल वैल्यू आएगी, या एनुअल वैल्यू लिखा हुआ है तो इस एनुअल वैल्यू का ही हम 30% निकालेंगे। रूल्स के मुताबिक इसको नेट एनुअल वैल्यू कहा जाता है।
तो 30% हम 1,63,000 का एंड 30% 78,000 का निकालेंगे, जो कि 48,900 आएगा, और सेकेंड हाउस के लिए 23,400 आएगा। अब जब इसमें से दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लास्ट जो है वो रो आएगी, वो आएगी पहले हाउस के लिए 1,14,100 और सेकेंड हाउस के लिए 54,600। हाँ, क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा वो घर ऑप्ट करे ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो। अब हम देखते हैं कि अगर वो पहला घर ऑप्ट करती हैं सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए, तो उस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहले हाउस की क्या है, फिर नील आएगी, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम एनुअल वैल्यू क्या लेते हैं, जीएवी क्या लेते हैं, नील लेते हैं। और सेकेंड हाउस की इनकम क्या आ रही है, 54,600। और अगर हम सेकेंड घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं तो सेकेंड घर की वैल्यू नील आएगी और पहले हाउस की इनकम कितनी आ रही है, 1,14,100। तो देयरफॉर डॉक्टर अंजलि शुड ऑप्ट हाउस 1 फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्योंकि उसमें उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कम आ रही है और उसकी टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। तो वो जो है सेल्फ रेजिडेंस के लिए हाउस 1 को ऑप्ट उसे करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनरियलाइज्ड रेंट। इसको मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन इसके बारे में और अधिक बात करते हैं। अब अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है कि अगर कोई मकान जो है वो किराए पर दिया जाता है, लेकिन टेनेंट जो है वो किराया नहीं पे कर पाता, और एसएससी को जो उम्मीद थी एक्सपेक्टेड रेंट, उसने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इतना रेंट तो प्राप्त होगा, तो वो उसे नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी एंड सी, वो इट शैल नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ रेंट विच द सेसी और ओनर कैन नॉट रियलाइज। यानी हमने हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट के केस में हमने बात की थी कि पहला था कि सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है कि एक्सपेक्टेड रेंट भी वो कितनी उम्मीद करता है कि मेरा मकान अगर हम किराए पर दे दें तो हमें कितना किराया मिलेगा। बी सेक्शन ये बताता है कि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है। सी जो पार्ट है वो ये बताता है कि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम है क्योंकि घर खाली रहा या अनरियलाइज्ड का केस है, जो कि हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर वो एसएससी जो है कुछ किराया जो है वो टेनेंट से वसूल नहीं कर पाता। तो जो किराया वसूल नहीं कर पाता वो जो है एक तरह से लॉस है या वो इरिकवरेबल रेंट होता है। उसकी डिडक्शन जो है रूल 4 के अकॉर्डिंग दी जाती है। अगर रूल 4 में दी गई कंडीशंस जो है सेटिस्फाई हो जाती हैं, एसएससी द्वारा सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो उस केस में उसको डिडक्शन वो क्लेम करने का हकदार है। अब ये रूल 4 की कंडीशंस क्या हैं कि टेनेंसी जो है बोनाफाइड होनी चाहिए, डिफ़ॉल्टिंग जो टेनेंट है उसने घर जो है वो खाली कर दिया है या एसएससी ने उससे घर खाली करवाने के लिए सारे स्टेप्स लिए थे ताकि वो उस टेनेंट को, उस किराएदार को कंपेल कर सके कि वो उसका घर खाली कर दे। टेनेंट के पास एसएससी की कोई अन्य प्रॉपर्टी जो है वो और नहीं है या उसकी प्रॉपर्टी में वो नहीं रह रहा है। फोर्थ पॉइंट है कि ओनर जो है प्रॉपर्टी का, उसने सारे स्टेप्स लिए जो कि लीगल प्रोसीडिंग्स के अंडर आते हैं या कानूनी दायरे में रहते हुए उसने सारे स्टेप्स लिए ताकि उससे किराया टेनेंट से निकलवा सके, वसूल सके, लेकिन उसके सारे एफर्ट्स जो हैं वो वेस्ट गए। और असेसिंग ऑफिसर भी इन बातों से सेटिस्फाई हो जाता है कि एसएससी के द्वारा उठाए गए कदमों से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और टेनेंट वो किराया जो है वो नहीं पे कर सका और ये एक तरह से लॉस है और ये इरिकवरेबल है। तो उस केस में ये रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो एसएससी जो है डिडक्शन क्लेम कर सकता है और ये डिडक्शन जो है उसे कहाँ से मिलेगी, जीएबी में से मिलेगी। अब यहाँ पे कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं कि सेक्शन 23 सेक्शन 1 ये एक्सप्लेन करता है कि अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो सेक्शन 23(1) के बी और सी में से डिडक्ट किया जाना चाहिए। अब ये बी और सी मैंने अभी बताया कि बी जो है, सेक्शन बी जो है, क्लॉज बी जो है वो ये इस रिगार्डिंग है कि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है। तो अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो जीएवी हम क्या लेंगे, जो अधिक है, यानी कि एक्चुअल रेंट लेंगे। सी क्लॉज जो है ये कहता है कि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, रीज़न बीइंग कि घर खाली रहा या अनरियलाइज्ड का केस है। तो यहाँ पर it does not mean does not provide that same should be deducted from clause A।
अब यहाँ पे क्लॉज ए क्या कहता है, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब भी मैं बता के हटी हूँ कि हम उम्मीद करते हैं कि यदि हम घर को किराए पर दे दें तो हमें कितना किराया मिलेगा, तो वो तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मिल सकता है, लेकिन हमने देखना किसको है, एक्चुअल रेंट को देखना है कि एक्चुअल में किराया कितना मिला। ये मैंने सेकंड वीडियो में भी बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस दिया है कि हमने ये देखना है कि एक्चुअल में हमें किराया कितना मिला। अगर हमें किराया ज़्यादा मिला तो हम ज़्यादा वाली फिगर लेंगे, अगर हमें एक्चुअल रेंट कम मिला तो हम कम लेंगे। वजह क्या है कि वो घर खाली रहा या अनरियलाइज्ड रेंट है। तो इट वुड बी प्रॉब्लमेटिक व्हेन ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज टू बी टेकन एज एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि जैसे अभी हमने डीम टू बी लेट आउट में पढ़ा कि उसमें हम एक्चुअल में तो किराए पर मकान नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। तो उस केस में एक्चुअल रेंट जब रिसीव ही नहीं हुआ तो फिर अनरियलाइज्ड रेंट हम उसमें से कैसे डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से ही अनरियलाइज्ड रेंट को डिडक्ट करना है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में भी जो ITR फॉर्म भरे जाते हैं SSCs के द्वारा, उसमें भी फॉर्म में भी ये मेंशन है कि अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो GAV में से डिडक्ट करके दिखाया गया है, यानी इट इज़ देयरफॉर रिकमेंडेड। ये आपने बात याद रखनी है। कई बुक्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है और बच्चे बाद में परेशान होते हैं कि हम इसको अनरियलाइज्ड रेंट को कहाँ से माइनस करें, वो कई बार एक्चुअल रेंट में से माइनस करते हैं। तो याद रखिए आपने अनरियलाइज्ड रेंट को GAV में से डिडक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ देयरफॉर रिकमेंडेड दैट अनरियलाइज्ड रेंट शुड बी डिडक्टेड आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू वैसे रूल क्या है कि एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर, लेकिन एक्चुअल रेंट तो डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में मिल ही नहीं रहा, तो वहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट ही GAV होगा। तो आपने अनरियलाइज्ड रेंट को GAV में से माइनस करना है। Similarly, if a house property is vacant for a period of year, section 23 subsection 1 clause C, जो कि अब कह रहा है कि घर खाली रहा जिसकी वजह से एक्चुअल रेंट कम मिलेगा। अब ये वही रूल है जो मैंने वीडियो 2 में 2B.2 बनाया था, ये वही रूल है, लेकिन ये एक्चुअल में सेक्शन है जो कि अप्लाई होता है। यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो एक्चुअल रेंट ही ली जाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। वजह है कि घर खाली रहा या अनरियलाइज्ड का केस है, तो एक्चुअल में जितना हमें अमाउंट प्राप्त हुई वही GAV होगी। तो हेंस वी कैन से दैट इन केस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट शुड बी डिडक्टेड आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ GAV, दैट इज एक्चुअल रेंट। Treatment of arrears of rent received or unrealized rent received subsequently, section 25A। अब जो पिछले ओल्ड सेक्शंस थे वो सेक्शन 25A, 25AA, 25AB, अब इन सबको मर्ज करके एक नया सेक्शन बना दिया गया है, सेक्शन 25A। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो अनरियलाइज्ड रेंट था, यानी assessee अपने टेनेंट से जो रेंट रिकवर नहीं कर पाया उसने रूल 4 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करके वो डिडक्शन क्लेम कर ली। लेटर ऑन क्या हुआ कि कुछ मतलब सब्सिक्वेंट ईयर्स में या सब्सिक्वेंट टाइम में उसे वो किराएदार जो है किराया दे जाता है। अब जो भी किराया उसे वो जो अनरियलाइज्ड रेंट था अगर वो रियलाइज हो जाता है या उसे बकाया रेंट रिसीव हो जाता है तो वो एसएससी की इनकम मानी जाएगी और उस पर्टिकुलर ईयर की इनकम मानी जाएगी और उसमें से वो जो है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं रूल कि द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट सो रिसीव्ड और रियलाइज्ड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर, यानी उस पर्टिकुलर ईयर की वो इनकम मानी जाएगी एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज द इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर अंडर दिस हेड, भी इस हेड की वो इनकम मानी जाएगी। This realized amount of rent shall be the income of the assessee whether or not the assessee is the owner। अब चाहे वो उस प्रॉपर्टी का ओनर हो या ना हो लेकिन वो उसकी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि जिस वक्त वो उसने अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन क्लेम की थी तब तो वो ओनर था ना। तो अब जब उसने वो डिडक्शन क्लेम की है
तो अब उसके अगर वो इनकम बकाया प्राप्त होती है तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी। और 30% ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड और रियलाइज सब्सिक्वेंटली बाय एसएससी शैल बी अलाउड एज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। अब यहाँ पे उसको डिडक्शन जो है मिलेगी इस इनकम में से सेक्शन 24A, क्योंकि वहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस हुआ था। माइनस होने से उसकी नेट एनुअल वैल्यू जो है वो कम हो गई थी। अब नेट एनुअल वैल्यू कम हुई तो उसको डिडक्शन भी कम मिली और उसके ऊपर टैक्स भी उसने कम दिया। अब उसकी इनकम बढ़ी है तो इनकम जुड़ जाएगी और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अधिक क्लेम कर सकता है, यानी 30% की डिडक्शन उस इनकम में से क्लेम करके वो बची हुई राशि के ऊपर टैक्स पे करेगा। अब हम बात करते हैं डिडक्शंस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24। वैसे तो हमने पीछे अभी बात कर ली है, लेकिन अब फॉर्मली इसको डिस्कस करते हैं कि हर एक हेड के में कुछ डिडक्शंस जो हैं इनकम टैक्स विभाग ने दी हुई हैं। जैसे सैलरी चैप्टर में जो है सेक्शन 16 के अंडर डिडक्शन दी गई हैं। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 अप्लाई होता है। अब इसमें आपने याद रखना है कि इनकम टैक्स की एक्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ 2 ही डिडक्शन अलाउड हैं। जब भी हम एनुअल इनकम कैलकुलेट करेंगे या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर जो है एनुअल वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो हम 2 डिडक्शंस जो हैं वो अलाउ करेंगे। पहली है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। From the net annual value, the assessee shall be allowed as standard deduction of sum of equal to 30% of net annual value, यानी 30% नेट एनुअल वैल्यू का वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब ये डिडक्शन क्लेम करने से उसकी इनकम कम हो जाएगी। जब इनकम कम होगी तो उसके ऊपर टैक्स भी कम लगेगा। बी पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें आगे जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो कि न्यूमेरिकल में आता है। तो आपने ट्रीटमेंट के वक्त इसको ध्यान रखना है कि ये कई बार हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए वो एसएससी जो है लोन ले लेता है, यानी एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिन्यूअल के लिए, रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन या मॉडिफाई करने के लिए जो एसएससी है वो बैंक से कर्जा ले लेता है, लोन ले लेता है। अब उसके ऊपर जो ब्याज है, ब्याज की वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ईयरली शुड बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। हर साल का ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे एंड कैन बी क्लेम्ड एज ए डिडक्शन एवरी ईयर बाय द एसएससी और द बोरोअर। मतलब जो भी बोरोअर होगा वो इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यहाँ पे इट इज़ इमटेरियल दैट वेदर द इंटरेस्ट हैज़ बीन एक्चुअली पेड और पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द एसएससी और बोरोअर। यहाँ पे ये इमटेरियल है कि उसने एक्चुअल में ब्याज पे किया है या एसएससी ने पे किया है या बोरोअर ने पे किया है, यानी उसको डिडक्शन, अगर उसने लोन लिया है घर प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, तो उसको वो डिडक्शन वो क्लेम करने का हकदार है। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी अब ये मतलब क्या है कि अब कई बार जो है एसएससी वो लोन ले लेता है हाउस प्रॉपर्टी को या तो खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन को, हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले लेता है। उसके ऊपर जो ब्याज है वो तो उसको देना ही पड़ेगा। तो इट मे हैपन दैट मनी और कैपिटल इज बोरोड अर्लियर एंड एक्विजिशन और कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस इन द सब्सिक्वेंट ईयर, यानी उसने लोन पहले ले लिया लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बाद में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर ये टेक्निकल पॉइंट है जिसके ऊपर आपने बहुत ध्यान से गौर से इसको समझना है। मैंने इसको कैटेगराइज किया है कि इन सच अ केस इंटरेस्ट पेड और पेएबल फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पीरियड प्रायर टू प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विल बी क्लब्ड। अब क्या है कि कंस्ट्रक्शन, जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई या जिस वर्ष में वो हाउस प्रॉपर्टी खरीदी गई उससे पिछले वाले साल तक का इंटरेस्ट आपने जोड़ लेना है। फिर जितना जोड़ लिया उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अगले आने वाले सालों में वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है, यानी अलाउड इन 5 सक्सेसिव फाइनेंशियल ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जिस साल में वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई या आपने खरीदी उस साल से वो डिडक्शन दी जाएगी, लेकिन जिस साल में कंप्लीट हुई उसके पिछले साल के ब्याज को
5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आने वाले वर्षों में उसकी डिडक्शन दी जाएगी। और सी पॉइंट ये कहता है कि इंटरेस्ट विल बी एग्रीगेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग। अब कैलकुलेट कैसे करना है, ये देखिए कि इंटरेस्ट विल बी एग्रीगेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग till the end of the previous year prior to the previous year in which the house property is completed। यहाँ पर ये बात फोकस करनी है कि जिस तारीख से आपने लोन लिया वहाँ से लेकर जिस वर्ष में कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन हुई उसका पिछला ईयर लेना है आपने। ये तारीख नहीं लेनी कि कंस्ट्रक्शन कब ख़त्म हुई। अभी हम इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं। कुछ अन्य पॉइंट भी हैं जो आप ध्यान रखिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की एनुअल वैल्यू की अलाउ की जाएगी, चाहे एक्चुअल में कोई खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड फॉर सेल्फ रेजिडेंस, जहाँ पे घर मकान जो है खुद की रिहाइश के लिए, निवास के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी जाएगी। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में दी जाती है। तीसरा है कि वेयर द ओनर इज़ हैविंग मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी, ये मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे ओनर के पास 2 से अधिक हाउस प्रॉपर्टीज़ है और उसकी चॉइस के कोई 2 घर जो हैं उसको उसके खुद के निवास के लिए दे दी जाएंगे, बाकियों को डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। जो डीम टू बी लेट आउट माने गए हैं उसके ऊपर एसएससी जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकता है, लेकिन जो घर उसने खुद की रिहाइश के लिए इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, यानी अगर ब्याज उसको रेगुलरली पे करना चाहिए लेकिन वो ब्याज पे नहीं करता तो ब्याज पर जो ब्याज है उसकी डिडक्शन वो एसएससी क्लेम नहीं कर सकता। बट वेयर ए फ्रेश, हाँ अगर उस ऑलरेडी जो उसने लोन लिया है उसको पे ऑफ करने के लिए अगर वो दोबारा कोई फ्रेश लोन लेता है उसके ऊपर अगर ब्याज होता है तो उसको उस ब्याज की डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है, लेकिन वो जो ब्याज है या वो जो लोन है वो एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया जाना चाहिए तो उसकी वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है एसएससी। एनी काइंड ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज पेड फॉर रेजिंग लोन, अगर लोन को प्राप्त करने के लिए वो किस तरह की ब्रोकरेज या कमीशन देता है तो उसकी डिडक्शन वो क्लेम करने का हकदार नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 से समझते हैं। डॉक्टर अंजलि owns a house property in New Delhi. From the given information, compute income from house property for the assessment year. फेयर रेंट 2,50,000 है, म्यूनसिपल वैल्यू 2,20,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 2,30,000 है, एक्चुअल रेंट 20,000 पर मंथ है, म्यूनसिपल टैक्सेस 20% ऑफ एमवी है म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 50% ऑफ टैक्स लेविड। यहाँ पे ये मतलब है कि एमवी का 20% तो म्यूनसिपल टैक्सेस हैं, लेकिन पर्सन ने पे कितने किए हैं, सिर्फ 50% पे किए हैं, तो डिडक्शन भी 50% की ही अलाउ की जाएगी। एक्चुअल में जितना पे किया है उसी की डिडक्शन मिलेगी। एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर ₹15,000, लैंड रेवेन्यू दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है। डॉक्टर अंजलि हैज़ बोरोड ए सम ऑफ ₹10 lakh at the rate of 10% per annum on 1st July 2017 and construction of the house was completed on 5th February 2019। अब यहाँ पर देखिए कि हमने अभी जो थ्योरी पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ा कि डिडक्शंस कौन सी अलाउ की जाएंगी। सेक्शन 24 के अंडर 2 डिडक्शन दी जाएगी, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू होगी और दूसरी है इंटरेस्ट ऑन लोन की। इसके अलावा जो और ये खर्चे बताए गए हैं उनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि रूल वो अबॉलिश हो चुके हैं, हमने रूल्स के हिसाब से चलना है। जो इम्पॉर्टेंट बात एक और है कि कंस्ट्रक्शन कब ख़त्म हुई है, 5 फरवरी 2019 को। अब यहाँ पे डेट कौन सी दी हुई है कि इस तारीख को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, लेकिन लोन कब बोरो हुआ किया 1 जुलाई 2017 को। तो कंस्ट्रक्शन जिस साल में ख़त्म हुई है उसका पिछले साल के ब्याज को क्लब करके उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आने वाले वर्षों में डिडक्शन वो एसएससी क्लेम कर सकता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसका सोल्यूशन। इसका हम हेडिंग बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर। यहाँ पे 20-21 आप लिख लेंगे। अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़, ये 2 कॉलम मैंने इसलिए बनाए हैं। एक कॉलम जो है वो कैलकुलेशन के लिए है और एक आउटर कॉलम जो है वो मेन कॉलम है जहाँ पे हमारी फाइनल जो है कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट देखेंगे। फेयर रेंटल वैल्यू या फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। दोनों में से अधिक जो है वो फेयर रेंट है, उसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट हमारे पास 2,30,000 है, दोनों में से जो कम है वही हमारे अमाउंट एक्सपेक्टेड रेंट की अमाउंट आ जाएगी जो कि 2,30,000 है।
सेकंड जो है एक्चुअल रेंट हम लिखेंगे, जो कि 20,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से किराए पर मकान दिया गया है। 12 महीनों का किराया जो है टोटल 2,40,000 आ जाएगा। अब हम कंपैरिजन करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का, जो कि हमारे पास रिजल्टेंट फिगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी। अब दोनों में से ज़्यादा है 2,40,000। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस हम पे जो है माइनस करेंगे। अब हमने अभी न्यूमेरिकल में पढ़ा था कि 50% जो है वो टैक्सेस पे किए गए, तो 50% पहले तो हम MV यानी कि 2,20,000 का 20% निकालेंगे, उसका 50% डॉक्टर अंजलि ने पे किया है, तो वो 22,000 की डिडक्शन वो क्लेम करने की हकदार है। अब रिजल्टेंट फिगर जो है वो आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो ये किसका डिफरेंस है, GAV में से म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस कर देंगे, जो कि 2,18,000 आ जाएगा। अगर यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट का भी केस होता तो वो म्यूनिसिपल टैक्सेस के साथ माइनस होना था और फिर नेट एनुअल वैल्यू आ जानी थी, लेकिन यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट का केस नहीं है, तो ये नेट एनुअल वैल्यू आ गई। इसमें से हम अब डिडक्शंस देंगे जो कि सेक्शन 24 के अंडर आएंगी। तो ये समझने वाली बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कि जो है वो रिडक्शन देंगे, अलाउ करेंगे 24A के अंडर, जो कि नेट एनुअल वैल्यू 2,18,000 का 30% होगा, जो कि 65,400 आएगा। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के पीरियड को आपने कैसे कैलकुलेट करना है कि इसमें दो तरह के इंटरेस्ट आ रहे हैं, एक तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और दूसरा आएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने भी बताया था कि आपने डेट ऑफ बोरिंग से, यानी किस वर्ष में वो लोन लिया, किस तारीख को लोन लिया, वहाँ से लेकर जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उसका प्रीवियस ईयर लेना है, मतलब उसका पिछला साल लेना है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कौन सी डेट को ख़त्म हुई है, 5 फरवरी 2019। तो ये 19 जो है वो कौन सा जो है ईयर बनता है, प्रीवियस ईयर बनता है 18-19। 18-19 से पिछला वाला कौन सा है, 17-18। तो यहाँ पर 17-18 की डिडक्शन वो क्लेम करेंगी एसएससी। डेट इज़ डेट ऑफ बोरिंग क्या है, 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2018, जो कि महीने बनेंगे 9 महीने का ब्याज बनेगा। अब 10 लाख के ऊपर 10% 9 महीनों का आप निकालेंगे तो वो आएगा 75,000। इस 75,000 का 1/5 डिडक्शन वो आने वाले वर्षों में 5 वर्षों में क्लेम कर सकती हैं। तो इस वर्ष में उनको एक तो 1/5 ऑफ 75,000 इज इक्वल टू 15,000, एक तो ये डिडक्शन वो क्लेम करेंगी। दूसरा जो है इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर कौन सा, 18-19। अब उसमें जो है 10% 10 लाख का ब्याज कितना बनेगा, 1 लाख। तो टोटल ब्याज की डिडक्शन उसे कितनी मिलेगी, टोटल जो है ब्याज 1,15,000 की, और टोटल डिडक्शन अंडर स्कीम 24 वो बन जाएगी 1,80,400। इसको हम नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देंगे, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डॉक्टर अंजलि की 37,600 आ रही है। असाइनमेंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन व्हाट डू यू मीन बाय अनरियलाइज्ड रेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड बाय assessee, what is the treatment of interest on loan in case of house property, what do you mean by deemed to be let out house property, treatment of reduction under section 24. Question number 2, long question है, how the annual value is computed in case of self occupied house property, explain with the help of example. Question number 3, what do you mean by annual value, discuss the deductions which are allowed under the head house property. Thank you very much. Subscribe my channel and like this video. पढ़िए और आगे बढ़िए। शुक्रिया।